अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 की फिजिक्स की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लिया है। चैप्टर नंबर 2 में आज जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 4 और आज हम ये डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है और ये देखेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर जो है वो यूजुअली एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर को एक दफा देख लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या है। वेक्टर बेसिकली क्या चीज थी वो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो लेक्चर नंबर 1 था वहां पे हमने वेक्टर और स्केलर का जो डिफरेंस है वो देखा था। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की एक दफा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन। इस बात को समझने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। वो किस तरह, फर्ज करें कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपके पास एक टेबल पड़ा हुआ है। आप टेबल के बिल्कुल साथ बैठे हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि आप कमरे में किस जगह पे बैठे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे कि मैं टेबल के पास बैठा हूँ। इसका मतलब है कि आपने अपनी पोजीशन बताने के लिए किसका सहारा लिया, टेबल का। तो टेबल एक फिक्स्ड पॉइंट है, आपने उस फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से अपनी लोकेशन बताई। तो इसको हम नाम दे सकते हैं पोजीशन वेक्टर। कॉन्सेप्ट आप इस तरह अपने ज़हन में रख सकते हैं। या दूसरी बात यह है कि फर्ज करें आप किसी एक जगह पे खड़े होते हैं, आप पुलिस स्टेशन के पास हैं, तो आपके दोस्त की कॉल आती है आपको, वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं पुलिस स्टेशन के पास हूँ। मतलब आपने अपनी पोजीशन बताने के लिए किसी और फिक्स्ड पॉइंट का जो है वो सहारा लिया। मतलब अपनी पोजीशन बताने के लिए फिक्स्ड पॉइंट पुलिस स्टेशन का आपने सहारा लिया। तो इसको हम जो है वो पोजीशन वेक्टर को इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। अपनी पोजीशन बताने के लिए किसी एक फिक्स्ड पॉइंट का हिसाब जो है उसका रेफरेंस देना आपने, पोजीशन वेक्टर है। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ए आई हैड प्लस बी जे हैड। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पे ए बी और अगर कोई वेक्टर सी हो, ए आई हैड प्लस बी जे हैड प्लस सी के हैड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये उस केस में जब ए और बी के अलावा हमारे पास कोई सी ऑप्शन भी हो, उस वक्त हम जो है वो सी वाला रिलेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको स्टेटमेंट को समझाता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर को ऐड करना है। सिंपली पहले तो आपने ये बात याद रखनी है, वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन का सुनते ही अच्छा वेक्टर्स को ऐड करना है, तो सिंपल एक रूल हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा है, हेड टू टेल रूल, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन पढ़ते ही आपके ज़हन में आ गया अच्छा यहाँ पे हेड टू टेल रूल अप्लाई हो सकता है किसी जगह पे। जिसको हेड टू टेल रूल का नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर एक दफा देख ले। अच्छा, अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रा की हुई है, इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। बड़ी बहुत आसान है। इसका जो कंसेप्ट है, ये जगह मैंने सिर्फ इसी वजह से छोड़ी हुई है कि आपके सामने एक दफा इस डायग्राम को ड्रा करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर साथ यहाँ पे जो है उसको फिर आगे लेके चलते हैं। ये देखिएगा कि वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर्स को ऐड करना है। वेक्टर को ऐड करना है तो कम से कम तो 2 वेक्टर होने चाहिए। एक वेक्टर ही तो अपने अंदर ऐड नहीं करेंगे, कम से कम 2 वेक्टर्स होने चाहिए हमारे पास। तो इसको जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर एडिशन। ये है हमारे पास इस तरह, ये एक है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, तो कम से कम कितने वेक्टर होने चाहिए, 2। तो हम कह देते हैं ठीक है जनाब, एक जो है हम बना देते हैं वेक्टर ए। यहाँ पे वेक्टर ए बन गया और दूसरा वेक्टर कोई हम ले लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं वेक्टर बी। ये रख लिया हमने, एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया। अब इनको हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। अच्छा देखें, इन्होंने ना नाम रखा हुआ है, इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम इन्होंने रख दिया एम, इस पॉइंट का नाम रख दिया एन, ठीक है। अब क्या करना है, वेक्टर को ऐड करना है, क्योंकि टॉपिक हमारे पास क्या है, वेक्टर एडिशन। ऐड करते हैं। ऐड किस तरह करते हैं, पहले वेक्टर का हेड होता है और दूसरे वेक्टर का टेल। तो एक तो वेक्टर हो गया हमारे पास वेक्टर ए। अब क्या करना है, वेक्टर बी को ऐड करना है किसमें, वेक्टर ए में। पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, इनको आपस में जोड़ना है। ये देखें जोड़ते हैं, ये देखें यहाँ पे ये ऐसे हो गया। ये इधर को था ना बी, तो बी हमने इधर कैसे बना दिया, वेक्टर बी। यूं समझने के इस वेक्टर को उठाया और इसके ऊपर जाकर रख दिया हमने। क्लियर। अब देखें वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के कोई एक नया वेक्टर आएगा। जो नया वेक्टर आएगा उसको हम नाम दे देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब वेक्टर्स को ऐड करके जो नया वेक्टर आता है उसका नाम क्या हो जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर किसकी इक्वल है, बेसिकली वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर। और ये देखें, इस पॉइंट का नाम बुक ने रख दिया है
पी, इस वजह से हम भी पी नाम रख देते हैं। रखने को हम कोई और नाम भी रख सकते हैं, लेकिन हमने वही नाम रख दिए अपनी आसानी के लिए जो कि नाम बुक पर थे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? अब देखिएगा इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा, वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हैं? हम जो है वो 2D की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3D की बात हम नहीं कर रहे। तो वेक्टर ए है, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक एक्स वाला कंपोनेंट और दूसरा वाई वाला कंपोनेंट। एक्स वाला कंपोनेंट ये है, तो हम इसको एक्स वाले कंपोनेंट को इस तरह यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्शन ड्रा कर लेते हैं। क्लियर? अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे हमें आइडिया हो जाएगा, मतलब ये जो इस तरह वर्टिकली होता है वो कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और जो इस तरह नीचे हॉरिजॉन्टली होता है वो कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। तो ये देखिएगा, ये वेक्टर ए है, इसका एक कंपोनेंट होगा एक्स, तो हम लिख देंगे ए एक्स। एक इसका कंपोनेंट कौन सा होगा, वाई, तो वाई वाला इस तरह, ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रा की थी इसी वजह से ड्रा की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई। क्लियर? उसके बाद ये देखें, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी के भी दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक एक्स में और एक वाई में। तो हम फिर क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए यहाँ से एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें बस एक रफ आइडिया हो जाए। अच्छा, ये वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब है बी का जो होगा वो बेसिकली यहाँ पे होगा, वाई कंपोनेंट वर्टिकली। ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं यार इसका एक्स एक्सिस किधर ड्रॉ करें, तो फिर हम जो है एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, क्योंकि वो ऐसी होती है ना हॉरिजॉन्टली। वेक्टर बी इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन ले ली है। देखना, यहाँ से शुरू हो रहा है ना बी, इस वजह से हमने ये डॉटेड लाइन ली। तो ये बी था, इसका एक वाई कंपोनेंट हो गया और एक इसका एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन में हम लिखते हैं, इस हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पे फिर हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स। क्लियर? अब एक बात देखिएगा, जितनी जगह, मतलब जितनी लाइन यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। अगर यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या है, ए वाई, तो यहाँ से यहाँ तक का नाम भी हम क्या रख सकते हैं, ए वाई। क्लियर? दूसरी बात, अब देखिए जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी है। अगर इसका नाम हम रख सकते हैं बी एक्स, तो इसका नाम भी फिर हम यहाँ से यहाँ तक का नाम भी रख सकते हैं बी एक्स। मतलब अपने समझने के लिए अगर हम कहते हैं कि यार ये जो है वो 5 मीटर्स का है, तो फिर यहाँ पे भी 5 मीटर्स ही होंगे। अगर ये हम कहते हैं ये 10 मीटर्स का है, तो यहाँ पे भी फिर 10 मीटर्स ही होंगे। इस वजह से हमने वो सेम नाम लिख दिए। इससे हमें सॉल्व करना बड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बस ये वाइंड अप हो गया, सिर्फ एक पॉइंट इस पे रह गया, इसको थोड़ा सा अगर एनलार्ज कर लें, आगे तक बढ़ा लें। ठीक है, अब ये देखें वेक्टर आर जो है ये भी एक वेक्टर है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस वाला और दूसरा वाई एक्सिस वाला। तो हम इसके भी ड्रा कर लेते हैं। वेक्टर आर है ना, एक इसका जनाब होगा ये आर एक्स कंपोनेंट और एक इसका होगा वाई कंपोनेंट। तो ये जनाब हमारे पास दूसरा आ गया आर वाई। तो ये बस डायग्राम कंप्लीट हो गई, ये वाली जो यहाँ पे बनी हुई थी। देख लें, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, अलबत्ता यहाँ पे एक नाम था एम और यहाँ पे बुक ने नाम रखा हुआ है एस, यहाँ पे नाम रखा हुआ है इसका क्यू, इस पॉइंट का नाम रखा हुआ है आर। ठीक है, तो वैसे बेहतर है कि मैं इसको ब्लैक से लिख दूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए, ये क्यू है और ये आर है और ये एस है। क्लियर? ये देख लें, ये डायग्राम और ये डायग्राम ये बिल्कुल सेम है, जो नाम यहाँ पे रखे हुए थे वही नाम यहाँ पे रखे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये डायग्राम अब आपको ड्रा करनी भी आ गई होगी और इसका कॉन्सेप्ट भी आ चुका होगा। अब ये समझना आपके लिए बहुत आसान है। असल जो काम समझने वाला था वो यही था। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आई, ये डायग्राम किस तरह बनानी है और कैसे बनी है, तो पहले इस वीडियो को पास करें, वापस जाएं और फिर इसको दोबारा देखें। ये समझना आपके लिए कोई काम नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। पहले हम बात करते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट की। ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आया उसके एक्स कंपोनेंट की ही बात करते हैं सबसे पहले हम। अच्छा, आप ये देखें कि लेट्स सपोज, अगर आप अपने समझने के लिए हम एक बात जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। हम खड़े हुए हैं पॉइंट ओ पे, ऐसा समझ लें, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, पॉइंट ओ पे, और यहां से हमने जाना है पॉइंट पी पर, लेकिन इस रास्ते से नहीं जा सकते। यूं समझ लें कि हम ओ पर खड़े हुए हैं और पी पर जाना है, लेकिन इस रास्ते को हम यूज नहीं कर सकते। इस बात को रिलेट करिएगा, ये समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ओ पे खड़े हुए हैं, जाना है पी पर, लेकिन इस रास्ते से नहीं जा सकते। अच्छा, तो फिर कौन सा रास्ता है? आप कहेंगे कि आप इधर से होते हुए जा सकते हैं। एग्जैक्टली जा सकते हैं। देखें, यहां से चल के पहला स्टेशन ये है क्यू वाला, क्यू से चलेंगे अगला स्टेशन जो है वो आर, ये वाला है। आर से चलेंगे अगला स्टेशन है एस, फिर एस से चलेंगे अगला स्टेशन है पी। तो हम पी पॉइंट पर। अच्छा, ये देखिएगा कि हमने क्या करना है, पहले एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट की बात करते हैं। एक्स कंपोनेंट की, जो एक्स एक्सिस में है इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि फर्ज करें हमने जाना है ओ से आर तक। ओ से कहां पे जाना है हमने? आर तक। तो ओ से आर पर जाने के लिए ओ से पहला स्टेशन है क्यू,
और Q से अगला स्टेशन है R। तो क्या करेंगे, O से जाएंगे पहले Q पर, तो फिर Q से जाएंगे R पर। बेसिकली हम जाना असल में जो पहुंचना चाह रहे हैं वो हम पॉइंट P पर पहुंचना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा O से पहले Q पे, Q से R पे, R से S पे और S से T पे, यहाँ पे हमने जाना है। तो पहले जाएंगे O से R, मतलब पहले हमने ये एक्स एक्सिस वाला कवर करना है। कहाँ पे जाना है? O से R तक, तो लिखा O R। O से R पर जाने के लिए क्या जरूरी है? पहले जाएंगे O से Q पर, गए O से Q पर, O से Q पर प्लस, फिर Q से किधर जाना है? R प्लस, Q से किधर जाना है? R। O से R तक का नाम है RX, O से R का नाम है RX लिख दिया। O से Q तक का नाम है AX, O Q की जगह पे लिखा AX, और Q से R तक का नाम है BX, Q से R तक का नाम है BX, ये हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे Y कंपोनेंट की। Y कंपोनेंट की बात को डिस्कस कर लेते हैं। Y कंपोनेंट ये वाला है, हमने जाना है R से लेके कहाँ तक? P तक। तो पहला स्टेशन होगा R से S, फिर अगला स्टेशन है S से P। तो हम क्या लिखेंगे? R से P, R जो है RP, उसके बाद जाएंगे R से S पे, R से जाएंगे S पे, और फिर S से P पे, S से P पे। क्लियर? अब देखें R से P तक का नाम, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नाम है वो RY है, इसकी जगह पे हम लिख दिया RY इज इक्वल टू, R से S का नाम है AY, R से S का नाम है AY, और S से P का नाम है BY, S से P का नाम है BY। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अगर R एक वेक्टर है, डेफिनेटली हमने अभी बात की इसका X कंपोनेंट भी है, इसका Y कंपोनेंट भी है। X में हम हमेशा बात करते हैं I हैट की, और जो है वो Y उसमें बात करते हैं J की। और अगर यहाँ पे तो 2 की बात की हुई है, अगर 3D की बात करें तो हमारे पास जो तीसरा आएगा उसके साथ हम क्या लिख देते हैं? K, लेकिन अभी खैर उसकी जरूरत नहीं है। RX और RY, RX की वैल्यू हमारे पास क्या है? AX प्लस BX, RX की वैल्यू क्या है? AX प्लस BX, I हैट था हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस RY की वैल्यू हमारे पास ये थी, RY की वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। J हैट जो है RY, तो RY की वैल्यू ये थी, RY की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिखी, साथ J हैट था एज इट इज लिख लिया। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने कल देखा था, वो क्या होता है? X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं वो जो रिजल्टेंट आया हुआ है इसका, ठीक है? तो ये भी हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये किस तरह है। आप जो है वो लेक्चर नंबर 3, अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आई कि मैग्नीट्यूड इस तरह किस तरह लिख रहे हैं, तो आप इसके लिए कल वाली वीडियो देखिएगा। RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, यहाँ पे भी देख लें, RX की जगह पे RX की वैल्यू ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिया। RY की जगह पे RY की वैल्यू ऊपर स्क्वायर था, तो हमने स्क्वायर लिख दिया। अब डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं tan थीटा। अब tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? कल मैंने वैसे लेक्चर नंबर 3 में इस बात को भी समझाया था, ये आज मैंने लिखा हुआ है, दोबारा जरा एक दफा आपको समझा देता हूँ। साइन, कॉज और tan, ये पेपर में बैठे हुए MCQs में स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि साइन किसके इक्वल है, मतलब साइन जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, कॉज इसके इक्वल है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको याद करने का एक आसान सा तरीका मैंने ढूंढा हुआ है, आपने सिर्फ ना ये एक स्टेटमेंट याद करनी है। ये लिखा हुआ है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है? S स्टैंड्स फॉर साइन, साइन, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन का फार्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है? कर्ली ब्लैक हेयर्स, C स्टैंड्स फॉर कॉस, B स्टैंड्स फॉर बेस, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का फार्मूला हमेशा आपने याद रखना है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और जो tan है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, T स्टैंड्स फॉर tan, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस। तो tan का फार्मूला हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो साइन, कॉस और tan को याद रखने का ये एक आसान फार्मूला है, आपने इस स्टेटमेंट को याद रखना है, ये आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। तो उसी तरह हमने tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये वाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था? RY, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू RY। जो बेस है वो क्या है? ये बेस, ये वाला, इसका नाम क्या था? RX। तो बेस की जगह पे फिर हमने क्या लिख दिया? RX। तो tan थीटा किसकी इक्वल आ गया? RY डिवाइडेड बाय RX के। तो ये tan इधर था, दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा RY डिवाइडेड बाय RX। RY की जगह पे RY की वैल्यू AY प्लस BY लिखा, RX की जगह पे RX की वैल्यू ये जो हमने कैलकुलेट की हुई है, ये वाली वैल्यू, तो ये हमने इस जगह पे वैल्यू लिख दी। तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने एक जनरल बात की है,
यहाँ पे तो हम डील करते हैं ना दो वेक्टर्स को, मतलब वेक्टर एडिशन है, ये जरूरी तो नहीं है कि दो वेक्टर्स हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 6 7 8 जितने भी हों। तो यहाँ पे एक जनरल सा उन्होंने एक जो है वो एक्सप्रेशन दिया हुआ कि अगर देखें दो के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन ax प्लस bx है, 3 होगा तो cx आ जाएंगे, चौथा होगा तो dx, इसी तरह फिर सो ऑन चलता जाएगा। मतलब एक दफा सारे x कंपोनेंट्स को ऐड कर लेना है, दूसरी दफा सारे y कंपोनेंट्स को ऐड कर लेना है। यहाँ पे बेसिकली ये इस तरह है, ये चलता जा रहा है, क्लियर। उसके बाद ये देखें अगर आपने इनकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई था। अगर ज्यादा वेक्टर होंगे तो बस वाई वाले कंपोनेंट्स ऊपर लिखते जाना है और एक्स वाले कंपोनेंट्स नीचे लिखते जाना है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है तो आप इसको दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।